नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, भाइयों और बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ज्ञान के चैनल बीबीटी नॉलेज पर। मैं आज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। पेट का हिस्ट्री का टॉपिक जो है सम्राट अशोक के ऊपर। देखिए, आपके सिलेबस में मौर्य साम्राज्य में केवल सम्राट अशोक ही दे रखा है, तो यहाँ हम अशोक के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं उससे पहले का, तो वो आपको पीडीएफ में थोड़ा सा डिटेल मिल जाएगा। वैसे उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन उससे पहले एक बात है मेरे प्रिय साथियों, मुझे आप कमेंट ज़रूर करिए कि जो है आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों चाहिए या खाली आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट ही करने, तो मैं उसकी क्लास ला दूंगा। लेकिन प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा और हमें बताइएगा। तो चलिए, आज की जो वीडियो है ये है सम्राट अशोक के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सम्राट अशोक जो है किसका उत्तराधिकारी था। ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था और अशोक महान इसको हम कहते थे। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। तो देखिए, वो वैसे 269 ईस्वी में पूरी तरह से राज्याभिषेक के द्वारा गद्दी पर बैठा था, लेकिन उसको सिंहासन जो मिल गया था वो 273 ईसा पूर्व में ही इसको मिल चुका था। इसने सिंहासन ग्रहण कर लिया था, लेकिन विधि विधान के साथ, पूरे तौर तरीके के साथ, कानूनी विधिवत ये 269 पर मगध की राजगद्दी पर बैठ चुका था। तो ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो आपका आंसर ऑप्शन 269 ही आएगा। अगर आपका 269 ना देके 273 दिया जाए तब आप उस पर लगा सकते हैं। अब देखिए, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक किसका राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। तो देखिए, लेकिन ये उज्जैन और तक्षशिला भी आ जाता है, इसका भी वो राज्यपाल था, नहीं गवर्नर था। अगला पॉइंट है, मास्की एवं गुर्जवा अभिलेख में अशोक का नाम हमें अशोक ही देखने को मिलता है। अब देखिए, पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष के लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। और देखिए, 261 ईसा पूर्व में ही उसने जो है 9वें वर्ष में क्या किया, अपने 13वें शिलालेख का निर्माण करवाया, जिसमें उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया था। किसका युद्ध का वर्णन किया है? कलिंग युद्ध का वर्णन हमको देखने को मिलता है उसी में 13वें शिलालेख में। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि किस शिलालेख में जो है हमें जो है कलिंग का युद्ध देखने को मिलता है। तो 9वें शिलालेख में कब बनवाया? 261 ईसा पूर्व में बनवाया था। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलडेल्फिया टॉलमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को जो है धर्म की दीक्षा दी थी। और कौन से धर्म की दी थी? यानी बौद्ध धर्म की। इसमें यह दिया है कि बौद्ध धर्म की दी थी, धर्म है खाली, लेकिन आएगा क्या? बौद्ध धर्म की दी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका क्वेश्चन कि जो है अशोक ने जो है किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो वो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली थी। देखिए, ये पॉइंट फिर से आ गया, आपका रिपीट हो गया है। अब देखिए, जो अशोक था उसने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की जो पहाड़ियाँ थी उसमें 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। इनके नाम क्या थे? कर्ज, चौपाड़, सुदामा तथा विश्व झोंपड़ी था। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 4 झोंपड़ियों में से या तो कौन सी नहीं है ये पूछ लिया जाता है, या 4 या 3 दे दिया जाता है सभी हैं, या किसी एक को पूछ लिया जाता है कि कौन सी है इसमें से। जैसे अशोक ने आजीविका रहने हेतु 4 गुफा को निर्माण करवाया, इनमें से कौन सी उस गुफा का नाम है? तो आपको 3 गलत होंगे, एक सही होगा, तो उस सही वाले पे आपको टिक करना है। तो ये आप याद रखिएगा। नोट देखिए, अशोक का जो पौत्र था दशरथ, उसने आजीविकों को नागार्जुन की गुफा प्रदान की थी। पौत्र तो आप जानते होंगे, यानी पोता, पौत्र का मतलब। नेक्स्ट है, अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्वांगी था। अगला पॉइंट है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। जब अशोक ने धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी तो उसके बाद उसने जो है बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया था, और इसी के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अगला पॉइंट है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। यानी किसको इसका वो माना जाता है? अशोक को ही माना जाता है शिलालेख का प्रचलन करने का जो है क्रेडिट दिया जाता है, मतलब। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख जो है किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि में लिखे गए हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। और देखिए, ब्राह्मी लिपि वाला ज़्यादातर आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है, और ये पूछा भी गया है कई बार। ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख हमें कहाँ से मिला? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिला है। अगला पॉइंट है, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख होता है, फिर स्तंभलेख होता है, फिर गुहालेख होता है। या इसे आप बोल सकते हैं कि अशोक ने जो है शिलालेख के अतिरिक्त अशोक ने लघु शिलालेख या स्तंभ अभिलेख का निर्माण करवाया। तो आप लघु शिलालेख भी बोल सकते हैं, कभी कभी हमसे लघु शिलालेख भी पूछ लिया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों। अगला पॉइंट है,
अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में किसने की थी? पादरी फेंथलर ने की थी। उन्होंने उसकी लिपि का पता लगाया था, लिपि का भी आ जाता है। यह फेंथलर ने जो है लिपि का पता लगाया था, कब लगाया था? 1750 में। तो ये आप जो है शिलालेख या लिपि भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले पता लगाया था, लेकिन इसको जो है ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? वो की थी जेम्स प्रिंसेप ने। यह भी आगे पॉइंट आएगा आपका। तो देखिए अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पादरी फेंथलर ने की थी। रिपीट हो गया पॉइंट। देखिए इसको पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। यहाँ प्रिंसेप हो गया, लेकिन वैसे प्रिंसेप होगा ये आपका जो है, जेम्स प्रिंसेप होना चाहिए। चलो प्रिंसेप हो जाए, प्रिंसेप जो भी ऑप्शन में आए वो आप उस पर टिक लगा दीजिएगा। अब नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। आइए पढ़ते हैं वो 6 स्थान कौन कौन से हैं। पहला आपका है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख जाहिर सी बात है ये कौशाम्बी में स्थित था, ठीक है। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया था। सेकंड आपका है दिल्ली टोपरा, यानी दिल्ली टोपरा से यह स्तंभ लेख कहाँ? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। थर्ड आपका दिल्ली मेवट, पहले मेवट में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया, यानी इनके नाम है ये आपके प्रयाग स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली मेवट स्तंभ लेख, इनको ट्रांसफर करवाया गया था। ये हम इसमें पढ़ रहे हैं। फोर्थ है आपका रामपुरा स्तंभ लेख। इस स्तंभ लेख को कहाँ स्थित किया गया? चंपावत में। इसकी खोज 1872 में किसने की थी? कार्लवाइल ने की थी। फिफ्थ है आपका लोविया अवेवाज स्तंभ लेख, ये चंपावत बिहार में है। नेक्स्ट है लोविया नंदनगढ़, ये चंपावत, इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। अब देखिए जो कौशाम्बी का अभिलेख है उसको रानी का अभिलेख कहा जाता है, कौशाम्बी अभिलेख को भी। अगला पॉइंट है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख लुम्बिनी देई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के द्वारा अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। तो देखिए सबसे छोटा भी पूछा जाता है कभी कभी, सबसे 7वां सबसे बड़ा भी पूछा जाता है। अगला पॉइंट है प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। इसके बाद है अशोक का शाह एक कोना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरामीक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अब देखिए साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। अगला सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अब अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसको महापात्र भी कहा जाता है, जिनकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता है। ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका क्वेश्चन की दृष्टि से, कि जो है चर किसको कहा जा सकता है? जासूस को, या जासूस को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? चर का नाम दिया गया है। अगला पॉइंट है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या केवल 5 थी। इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। जो उनके प्रशासन करते थे वो लोग। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। अगला पॉइंट प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था और हर समिति में 5 सदस्य होते थे। नेक्स्ट पॉइंट बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। जो इसको बचाता था उसको मृत्युदंड मिलता था। अब मेगास्थनीज के अनुसार एग्वोनोमई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 5000 अश्वारोही सैनिक, 9000 हाथी एवं 8000 रथ थे। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदो की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण भारत को वॉन डाला था। नेक्स्ट युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। और ये मेगास्थनीज लिख दिया, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ये मेगास्थनीज होगा आपका, आ की मात्रा इसमें नहीं आएगी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़पुरुष कहा गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 3-4 बार। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले को गुप्तचर कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहते थे, यानी मैसेज पहुंचाते थे, खबर लाते देते थे, उनको हम संचार कहते थे। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहते थे। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को
अदेव मात्रक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपाजीवा कहा जाता था, जो खुद की अपनी श्रद्धा से जो इस पेशे को अपनाती थी। अब देखिए यहाँ पे बाबा क्या है, ये मेगास्थनीज नहीं है, ये आ का डंडा इसमें नहीं आएगा, इसको हटा दीजिएगा, ये सिर्फ मेगास्थनीज होगा। नंदवन का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन ने कितने वर्षों तक राज्य किया? 137 सालों तक राज्य किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। देखिए मेरे प्रिय साथियों, ये आपको जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है ये आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। और देखिए सिर्फ इसमें अशोक का हमारा जो था टॉपिक था, लेकिन उससे भी मैं आपको जो उत्तरकालीन शासक थे अशोक के, वो मैं आपको पीडीएफ में डाल दूंगा। आप सिर्फ नाम पढ़ लीजिएगा, बस यही आपके लिए काफ़ी है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला है देखिए प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। देखिए पहले शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई थी। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है कि चिकित्सा व्यवस्था कैसी थी। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ भी धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भैवी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्वों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाती है। 7वां एवं 8वां, इनमें अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। देखिए छठा फिर से रिपीट हो गया, 7वां 8वां फिर से हो गया है। अब देखिए 9वें की बात करते हैं। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। के बाद है आपका 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामातों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। अगला 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन है। 14वें शिलालेख में क्या हुआ है? इसने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। यानी 13वें शिलालेख मैंने अभी आपको बताया था 261 में इसने बनवाया था, जब कलिंग पर विजय प्राप्त की थी अपने 9वें वर्ष में ही इसने, और उसमें अचानक से इसका हृदय परिवर्तन हो गया। इसने जो है सब कुछ छोड़ के यानी धम्म नीति अपना ली थी। अशोक में वर्णित तीर्थ, देखिए तीर्थ यानी शब्द, मंत्री सबसे बड़ा, प्रधानमंत्री, पुरोहित किसका प्रधान होता था? धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। ये डिपार्टमेंट बांटते थे। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज जो है राजपुत्र कहलाता था। दोवारिक राज के द्वारक्षक कहलाते थे। अंतर्वेदिक अंतपुर का अध्यक्ष कहलाता था। सन्निधाता बोलते थे राजकीय कोष के अध्यक्ष को। समाहर्ता बोलते थे आय का संग्रहकर्ता। प्रशासक कारागार का अध्यक्ष पदेस्ट्रिक कमिश्नर को बोलते थे। पौड़ नगर के कोतवाल को बोलते थे। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश को बोलते थे। नायक नगर की रक्षा का अध्यक्ष कहलाता था। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष कहलाता था। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक होते थे। अंत्यपाल सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक होते थे। अब देखिए सैन्य समिति एवं उनके कार्य। प्रथम समिति क्या थी? उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशों की देखरेख करती थी। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखती थी। चतुर्थ समिति व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करती थी। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। षष्ठ समिति बिक्री का वसूल करती थी। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ये क्वेश्चन काफी बार आया है। सवर्ण गोल मेला में उजाले थे इन्होंने। ये कहाँ पे है? मैंने आपको बताया था, ये आपका कर्नाटक में है। जैन धर्म में आपको पढ़ा था। श्रवण बेल गोला जो है जगह। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। देखिए बिंदुसार के कुछ पॉइंट्स ये हैं। बिंदुसार ने कब तक राज्य किया था? इसने किया था आपका 298 ईसा पूर्व से लेके आपका जो है 272 ईसा पूर्व तक इसने जो है अपना राज्य किया था। इसके बाद देखिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम अमित्रघात के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसके बारे में। अगला प्रश्न है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो ये तोशाली थी। अभी आपने पढ़ा था, उसने कलिंग पर विजय प्राप्त करके वहां के वाले की तोशाली पर कब्जा कर लिया था, तो उसी को अपनी राजधानी बना लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन के बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला शहर स्थित था। अगला प्रश्न है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भाई परिवर्तन किस घटना से आया था? कलिंग युद्ध से आया था।
कलिंग युद्ध के बाद देखिए उसका हृदय अचानक से ही परिवर्तन हो गया, क्योंकि इसमें इतने लोग मरे, इतने लोग बेघर हो गए, इतना उसमें विनाश हुआ था। तो इसी वजह से उसने धम्म नीति अपना ली थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। और फिर धम्म नीति का प्रचार प्रसार करने के लिए उसने अपने पुत्र को और पुत्री को श्रीलंका भेजा था, और भी कई जगह उसने प्रचार प्रसार करवाया था। अगला प्रश्न चौक संहिता संबंधित है, ये चिकित्सा से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका पैटर्न पूछा जा चुका है, जो है चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो देखिए जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति सभी सही है, तो सभी की जानकारी हमें इसके शिलालेख से मिलती है। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? तो वॉक एडिक्ट 13। देखिए ये इंग्लिश में पूछ लिया जाता है कि शिलालेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉक एडिक्ट बोलते हैं 13, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देव नाम प्रिय किसे दिया गया था? तो ये अशोक को ही दिया गया था। अगला प्रश्न, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त से। अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्यों ने निकाला था, उन पर विजय प्राप्त करके। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो ये आपका तक्षशिला था। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? मगधी, ब्रह्मी, पाली, देवनागरी। तो ये ब्रह्मी लिपि में है। देखिए ऑप्शन में ब्रह्मी है तो ब्रह्मी लगाएंगे, कभी कभी तीनों दे दिया जाता है, अमायिक वगैरह और ये उपयुक्त सभी, तो आप उस कंडीशन में सभी लगाएंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम आपका 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों के अर्थ को स्पष्ट किया था? तो जेम्स प्रिंसिप ने किया था। ये आपका आंसर हो जाएगा 1837 में। ये प्रिंसिप होगा, कभी कभी प्रिंसिप भी लिखा जाता है, लेकिन वैसे असली क्या है ये है प्रिंसिप, ये है इसका सही प्रोनाउंसिएशन, प्रिंसिप। अगला पर, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? माता पिता की आज्ञा का पालन, दान पुण्य, भातृभाव या संघ के प्रति आस्था। तो संघ के प्रति आस्था ये धम्म में वर्णित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका 16th नंबर है, इसमें नंबर नहीं लिख पाया है। तो अब देखिए, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो ये जिला प्रशासक था। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का नंटी शासक कौन था? तो वैधवत था। नंटी यानी अंतिम शासक। देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है कभी कभी आपको, नटिन या अंतिम एक ही बात है, वैधवत था लास्ट शासक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो ये मौर्य राज्य अशोक। अगला प्रश्न, मौर्य अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से निर्भर किस पर थी? ये कृषि पर निर्भर थी। अगला प्रश्न, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करिएगा, और जरूर बताइएगा प्लीज कि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए या आपको दोनों चीजें चाहिए, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट। और देखिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस कर देंगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे आपके उन साथियों तक भी जानकारी पहुंच जाए जो नहीं पढ़ पाते हैं और जिनको जो है और ज़्यादा नॉलेज मिल सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर सर्च करिएगा बीवीटी नॉलेज, तो आप जो है बीवीटी नॉलेज आपको इस तरह का दिखाई देगा, उस पर आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ नोटिफिकेशन और आपको PDF मिलती रहती है समय समय पर। चलिए, और हमें कमेंट जरूर करिए। एक बार फिर से कहता हूँ, अब मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं नई वीडियो के साथ और नए जो है नोटिफिकेशन, नई सूचना के साथ जल्दी मिलूंगा। और हाँ, जाने से पहले एक बात और कहता हूँ, इसका PDF जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया है, इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन वाइज मिल जाएगा PDF में, चिंता मत करिएगा। चलिए, अब आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।